चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट हम लोग जो पढ़ाए थे वो था आपका प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, कल वाले क्लास में किसी को कोई दिक्कत था? हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और यही घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें कम से कम कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? दो। जब भी दो माध्यम होगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब इन दो माध्यम का भी नाम रख दिए थे, एक था विरल और दूसरा सघन, है ना। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। आ जाइए। सेव कर रही चले ध्यान दीजिए। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। एक था आपका सघन माध्यम और दूसरा क्या था? विरल माध्यम। विरल माध्यम की बात किए थे तो विरल माध्यम वैसे माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश का वेग क्या हो, तेज हो, अधिक हो। और सघन माध्यम किसे कहते हैं? वैसे माध्यम जिससे प्रकाश का वेग क्या हो, कम हो। जब भी आएगा आपका दो माध्यम आएगा, दो में से एक होगा आपका सरल और दूसरा क्या होगा, सॉरी, एक होगा विरल और दूसरा होगा सघन। लास्ट यही तक किए थे। फिर हम लोग किए थे आपका प्रकाश से रिलेटेड और भी कुछ चीज देखे थे, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारा चीज क्लियर है ना? यस सर। अब अगला टॉपिक कीजिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए कॉपी खोल लीजिए फटाफट। टॉपिक कीजिएगा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये फैक्ट याद रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे लोग। मान लेते दो माध्यम है, एक माध्यम मेरा हवा और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। कहीं ना कहीं इन दो माध्यम को अलग करने वाली एक सतह होगी। मान लेते ये वो सतह है जो दो माध्यमों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। अब हवा और कांच है तो हमें याद होना चाहिए कि किसमें प्रकाश का वेग क्या है। हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, और कांच में, सबको याद है कि हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁸। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब पहचानिए जरा कि कौन कैसा माध्यम है। हवा कैसा माध्यम होगा, विरल, और कांच कैसा माध्यम होगा, ये पहचाने तो जान गए कि इन दो माध्यम में जिसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा। इन दो माध्यम में जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा वो होगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा वो होगा सघन माध्यम। तो हमारे लिए हवा में प्रकाश का वेग क्या है, अधिक है, तो हवा हो गया विरल माध्यम और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। अब एक प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे टकराता है वो बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं,
ठीक है। अब लॉजिक ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमारे अकॉर्डिंग कैसे जाना चाहिए? सीधा। बट क्या होता है ना कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब कौन है मेरा? ब्लू मार्कर। ये क्या है मेरा? अभिलंब। तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। ये लॉजिक आपको एज अ फैक्ट याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहा जाए सघन माध्यम में, तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, उसके नीचे डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अल्फा इनटू बीटा 1/2 थीटा वैल्यू जो दिया था थीटा वैल्यू 1 ना और ए का वैल्यू 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर कितना बनेगा? फटाफट कीजिए। हो गया सर। अगला पॉइंट कीजिएगा, लिखिएगा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए, अभी कहां से कहां जा रहा था? विरल से सघन। अब क्या जाएगा? सघन से विरल। ऊपर सघन माध्यम है, सघन माध्यम में हम लोग ले लेते हैं कांच, और नीचे आपका विरल माध्यम है, मान लेते हैं हवा। और ये वो लाइन है जो इन दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग। ठीक है। अब एक किरण आपका आपतित हो रहा है, जिस बिंदु पे आता है उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अभिलंब। हमारे अकॉर्डिंग अगर लाइट को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो क्या होता? सीधे जाता, क्योंकि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधे रेखा में। लाइट ऐसे जाता, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? प्रकाश आपका सघन माध्यम से कहाँ आ रहा है? विरल माध्यम में। तो याद रखना है, जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो ये प्रकाश अभिलंब से क्या जाएगा? दूर जाएगा।
अविलंब से क्या जाएगा? दूर। तो लाइट रे मुड़ेगी क्योंकि माध्यम परिवर्तन हो रहा है, माध्यम परिवर्तन पे अपना पथ बदलती है, पथ तो बदलेगा लेकिन इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा क्योंकि सघन से कहाँ आ रहा है? विरल। तो सघन से विरल आएगा तो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर। ऐसे लाइट याद रहेगा। जब विरल से सघन आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगी और जब सघन से विरल जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगी। डायग्राम इससे ऑब्जेक्टिव आता है, इन दोनों से ध्यान में रखना है। तेल भी ले सकते हवा से जरूरी नहीं कि हर बार अविलंब की ओर ही मुड़ेगी, कंडीशन है अविलंब की ओर तब मुड़ेगी जब विरल से सघन में जाएगा और अविलंब से दूर तब हटेगी जब सघन से विरल में जाएगा। हो गया सबका? अगला टॉपिक बनाइए। लंबवत पढ़ने वाली, लंबवत पढ़ने वाली प्रकाश का अपवर्तन, लंबवत पढ़ने वाली प्रकाश का अपवर्तन लंबवत पढ़ने वाली प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग दर्पण पे भी चेक किए थे कि लंबवत जब प्रकाश दर्पण पे पड़ता है तो क्या होता है? एक प्रकाश है जो आपके दर्पण पे लंबवत आ रहा है तो क्या कंडीशन था कि जब आपका प्रकाश किसी दर्पण पे लंबवत आता है तो परावर्तन के बाद क्या हो रहा था? उसी पथ पे वापस रिटर्न हो रहा था। आज अपवर्तन वाले केस में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते ये हमारा कांच स्लैब है, ठीक है, ऊपर भी क्या है? हवा। अब हम प्रकाश की किरण को कैसे भेज रहे हैं? लंबवत। एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे कैसे पड़ रही है? लंबवत पर, ठीक है। तो याद रखना है, जब कोई प्रकाश किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये प्रकाश की किरण बिना मुड़े कैसे निकल जाती है? मतलब यहाँ पे आप अपवर्तन वाला घटना नहीं देखिएगा। अपवर्तन होता तो क्या हो जाता? ये अपने पथ से क्या हो जाता? विचलित हो जाता, मुड़ जाता। बट जब भी आपका प्रकाश की किरण कैसे आए? सतह पे लंबवत आए। दो अलग करने वाले माध्यमों को, हवा और कांच को अलग करने वाला सतह कौन है? ये ग्रीन मार्कर। इस पे जब आपका प्रकाश लंबवत आ रहा है एकदम सीधा, सतह के साथ कितने का एंगल बना है? 90 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना रहा है ना समकोण, 90 डिग्री का जब कोण बनाता है तो ये प्रकाश की किरण बिना मुड़े कैसे निकल जाती है? क्लियर है? तो लिखिएगा पहले, उसके बाद डायग्राम कीजिएगा। पहले लिख लीजिए, डैश देके लिखिएगा, टॉपिक बन गया था ना। डैश देके लिखिए। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को, दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली, अलग करने वाली सतह पर, सतह पर लंबवत पड़ती हो तो, सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े, वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है।
चलिए ये वाला डायग्राम कर लीजिए फटाफट। पेड़ तैयार कर रहे हैं ना? जितना भी क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में वो सारा हो गया ना फेयर कॉपी में अच्छे से? सर फेयर में करना था। तो जिस भी कॉपी में करे उस कॉपी को अच्छे से रखना, क्योंकि इस बार टेस्ट में उसी सबसे क्वेश्चन गिराएगा। इस बार टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, 10 ऑब्जेक्टिव भी देगी, लेकिन विदाउट ऑप्शन नहीं देगी। ऑब्जेक्टिव और बनाना है? यस सर। भेज देंगे, आज 50 क्वेश्चन और भेज देंगे। चलिए ये किए। अगला टॉपिक कीजिए पार्श्विक विस्थापन। टॉपिक करना है पार्श्विक विस्थापन। पहले समझते हैं फिर लिखाएंगे, ठीक है? सारे लोग फोकस नहीं बोल। ये हमारा काट स्लैब है, ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, काट स्लैब है, ठीक है? जैसे हमारा होता है ना एक्वेरियम, वैसा ये काट स्लैब है, ऊपर भी हवा नीचे भी हवा। अब यहाँ पे थोड़ा पहचानिए कौन कैसा माध्यम है। हवा कैसा माध्यम है? विरल। कांच कैसा माध्यम? सघन। और वापस से हवा कैसा माध्यम? अब एक प्रकाश की किरण हम आपतित करा रहे हैं, ये कौन सा किरण? आपतित किरण। डेफिनेशन याद है ना आपतित किरण का? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आने वाली किरण को हम लोग कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है? ये हो गया हमारा आपतित किरण। अपवर्तन में ऐसा हाँ, और परावर्तन में जो अब दूसरा कुछ किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को ऑब्जेक्ट, दोनों में कुछ भी दोनों बात तो वही ना। हालांकि ये सब पूछता नहीं है, आपतित किरण का कभी जिंदगी में डेफिनेशन नहीं पूछा, सब बेसिक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को आके हिट कर रहा है, जिस पॉइंट को आके हिट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? क्लियर है ये चीज? अब हमारे अकॉर्डिंग लाइट कैसे जाना चाहिए था? सीधे सीधे। बट क्या हो रहा है? लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? विरल से सघन। विरल से सघन। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी। ये जो किरण है इस किरण का क्या नाम है? अपवर्तित किरण। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना? लाइट रे जाना चाहिए था सीधे, लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे कुछ यूं, बट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है।
तो बैंड हुए हुए किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण। देख रहे हैं इतना छोटा सा काम चल जाएगा। यस सर। अपवर्तित किरण। अब ये वापस से कहाँ पे हिट किया? यहाँ पे। वापस से यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अभिलंब। अब लाइट रे को देखिए, तो अब ये अब बाहर निकलेगा। एक कांच स्लैब है और उस पर हम लाइट मारे तो लाइट उसको पार करते हुए बाहर निकलेगा। तो पहले आपका हवा से कांच में गया, अब कहाँ जा रहा है? कांच से हवा में। तो कांच हमारे लिए कैसा माध्यम? सघन। और हवा हमारे लिए कैसा माध्यम? अभी तुरंत लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? दूर हटता है ना? यस सर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाए? विरल माध्यम में जाए तो ये क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी? अविलंब से थोड़ा क्या हो जाएगी? दूर। ऐसा कुछ हो जाएगा। इस किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण? आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण? निर्गत किरण और अविलंब के बीच बने कोण को? निर्गत कोण। इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, इमर्जेंट रे बोलते हैं इंग्लिश में। निर्गत किरण को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसका नोटेशन क्या होता है? ई। क्लियर है? अब निर्गत कोण वाला कहानी क्लियर है ना? आज का एमसीक्यू में था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, हमारा जो टारगेट है वो क्या है? पार्श्विक विस्थापन। अभी तक आया नहीं है वो। अभी तक हमने क्या देख लिया? आपतित किरण देखे, अपवर्तित किरण देखे और निर्गत किरण। अब इन दोनों लाइट को अगर आगे बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है आपतित किरण और ये जो हमारा है निर्गत किरण, इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप चेक कीजिए, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या समांतर दिख रहा है? समांतर मेरा हुआ है। बट होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो आपतित किरण है और ये जो आपका निर्गत किरण है, ये दोनों किरणें आपस में क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। तो पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन बोलता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये जो दूरी है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, इस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसका डेफिनेशन तो बहुत इजी है, बट समझना है कि है कैसे। डेफिनेशन तो एक लाइन का है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लेकिन ये आया कैसे सर? ये जो किरण है ये कैसा किरण है? आपतित किरण। ये जो किरण है ये कैसा किरण है? निर्गत किरण। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, उस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट पार्श्विक विस्थापन में? नो सर। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, उन दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो लिखाएंगे। चले लिखिए। लिखिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फटाफट डायग्राम ड्रॉ
जिनका कल का क्लास में से यूट्यूब पे अपलोड कर दिए रात में, देख लीजिएगा। क्योंकि कल का क्लास इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास उनका ज़्यादा अच्छा होगा जो कल का क्लास को अटेंड किए हुए और पढ़े हुए हैं चीज़ों। अल्फा का वैल्यू 4/3 निकलेगा और बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा 3 का वैल्यू कितना होगा बीटा 3 हो गया, बीटा वैल्यू कितना आ गया -1 और बीटा वैल्यू कितना आ गया दो पार्ट में किया है, एक है 37 मिनट का और एक है 11 मिनट का। दोनों पार्ट को देख लीजिएगा जिनका कल का क्लास। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल विस्थापन कहते हैं। हो गया? अगला टॉपिक बढ़े। इरेज कर देना, जल्दी कीजिए। चलिए अगला टॉपिक कीजिए। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक डेफिनेशन लिखिए, फिर समझाते हैं। लिखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिएगा, इसे n द्वारा, स्मॉल n, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य का मतलब समझते हैं, निर्वात। निर्वात। शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में। देखिए उस माध्यम का मतलब हो रहा है कि क्वेश्चन में जो भी माध्यम दिया रहेगा वो लिखेंगे। जैसे कांच देगा, पानी देगा, केरोसिन देगा, हीरा देगा, जो भी आपका माध्यम दिया रहेगा उस माध्यम को लिखेंगे। उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अपवर्तनांक का नोटेशन क्या होता है? एन। शून्य में प्रकाश की चाल का नोटेशन होता है सी, और उस माध्यम में जिस भी माध्यम है उसका नोटेशन होता है सी एम। एम मतलब हो गया मीडियम, जो भी मीडियम में हो, पानी हो, कांच हो, जो भी हो। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन सी एम। तो अपवर्तनांक एक बेसिक सा चीज है कि अपवर्तनांक है क्या सर? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसका नोटेशन हो गया एन, और एन बराबर क्या हो गया? सी अपॉन सी एम। फटाफट कीजिए, एक क्वेश्चन कराएंगे। बोर्ड से नोट कीजिए फटाफट। हो गया? सर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 पे पावर 8, 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, और एक प्रकार के कांच में, एक प्रकार के कांच में उसकी चाल, उसकी चाल 1.80, एक प्रकार की कांच में उसकी चाल 1.80 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो चाल 1.80 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो उस कांच का, तो उस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? उस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? चलिए फोकस होइएगा बोर्ड पे। उस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना गिवन है? 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि एक प्रकार की कांच है, उस कांच में भी प्रकाश की चाल दी हुई है। कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है सर? 1.80 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उस कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? मतलब हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक। क्लियर है क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम अभी तुरंत पढ़े कि अपवर्तनांक, एक बार हम पूरा अच्छे से लिख के बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग से खुद से होना चाहिए।
अपवर्तनांक बराबर हम लोग भी तुरंत पढ़े निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में, माध्यम यहाँ क्या है? कांच। कांच, कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड बटे कांच में प्रकाश की चाल कितना गिवन है? 1.80 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हुआ, यस सर। 10 पे पावर 8 से 10 पे पावर 8 कैंसिल हुआ, यस सर। क्या बचा अब हमारे पास? n बराबर 3/1.80 पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर क्या बैठेगा? 2 जीरो बैठेगा, यस सर। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यस सर। 6 पचे 30, 6 तिया 18, 5/3 डिवाइड लगाइए क्या हो जाएगा? 1.66 है ना, 1.66। तो अपवर्तनांक कांच का कितना आएगा? 1.66। आया समझ में? किसी कोई डाउट है तो पूछिए, किन्हीं बच्चे को। इसका मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्यों नहीं हो रहा सर? चेक कर लीजिए, ये मात्रक नहीं, मात्रक क्या मतलब अपवर्तनांक कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि है। ऑब्जेक्टिव आता है कि मुझे बताइए कौन मात्रक विहीन राशि है, तो अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि, इसका राशि मात्रक नहीं। अब अगला क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा ना, यस सर। पहले उतार लीजिए इसको। ये दोनों से कॉमन कितना हो जाएगा? x प्लस 23 एगो x माइनस कितना है? x प्लस 23 इक्वल टू कितना है? 0। तो x वाला कितना है? माइनस है। और x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x वाला कितना है? ये अल्फा का वैल्यू माइनस 3 तो कितना है? ये बीटा का वैल्यू कितना है? हो गया a का वैल्यू निकालो कितना है? सबका। b का वैल्यू जाएगी 20 और c का वैल्यू कितना है? माइनस 24 का फैक्टर तोड़िए। क्वेश्चन कीजिएगा। 24 का फैक्टर कैसे तोड़िए? निर्वात में प्रकाश की चाल